खाकी वर्दी के पीछे एक ऐसा शैतान बैठा है जो चाहता है कि उसकी पूजा की जाए, उसे अवार्ड मिले और अपने साथियों से कहता है कि सलाखों के पीछे एक बेगुनाह बैठा है, उसका शिकार करो और उसे तब तक मारो जब तक वो अपना जुर्म कबूल नहीं कर ले। लेकिन उस बेगुनाह ने सच का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन उसे इतना मारा गया कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ये जो पुलिस वाले थे इतने शैतान थे कि वो बाहर आकर मीडिया को कहते हैं कि देखिए हम तो अपनी जांच कर रहे थे, हमने आरोपी को पकड़ लिया था, ये वही आरोपी था जिसने एक छोटी बच्ची का रेप किया था, रेप नहीं गैंग रेप किया था। इसके बाद हमने इसे पकड़ा, उसके साथी ने उसे मार डाला है। ऐसी एक मनगढ़ंत कहानी कही जाती है एक पुलिस वाले के द्वारा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थाने के अंदर टांग पे टांग चढ़ाकर बैठे रहते हैं और अपने साथियों से कहते हैं मारो इसे, इतना मारो कि जब तक ये जुर्म कबूल ना कर ले, ये जाने बिना कि वो आरोपी है या नहीं है, उसके खिलाफ सबूत है या नहीं है, लेकिन उसे मारा जाता है और इतना मारा जाता है कि उसकी जान निकल जाती है। उसके बाद एक तस्वीर देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें पुलिस वालों के साथ पुलिस वाले ही हैं। ये ऐसे पुलिस वाले हैं जो आरोपी हैं और ऐसे पुलिस वाले जिन्होंने एक बेगुनाह की जान अपने वाहवाही के चक्कर में, रिवार्ड के चक्कर में, मेडल के चक्कर में, वर्दी पर उनके सितारे और ज्यादा चमक जाए, प्रमोशन के चक्कर में उसे मार मार कर लहूलुहान किया, फिर उसकी जान चली जाती है। ये जो 8 पुलिस वाले हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको एक अफसर है, अफसर हुआ करते थे, ये हंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी हंसते हुए चेहरे के पीछे एक ऐसा क्रूर चेहरा छिपा है जिसने जानबूझकर ये दिखाने की कोशिश की थी कि हमारी जैसी इन्वेस्टिगेशन तो कोई कर ही नहीं सकता है, अगर हमने सच कह दिया तो सच ही है। झूठ को सच बताने वाले अफसर की कहानी इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर बताएंगे कि कैसे पुलिस वाले एक जली हुई रस्सी को सांप बताकर पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं और दिखाते हैं कि हमने जो जांच की है, हमारी जांच पे कौन सवाल उठा सकता है। जैसा हम चाहेंगे, जिसको हम चाहेंगे उसको फंसा सकते हैं, जिसको हम चाहें उसको उठा सकते हैं। अब हम ऐसी सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस डिकोडिंग क्राइम में हम आज आपको बताएंगे शिमला का गुड़िया रेप केस, जहां पर 8 के 8 पुलिस वाले जो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टीम थी, जिन्हें जांच करनी थी, जिन्हें आरोपी को पकड़ना था, उन सबको उम्र कैद की सजा हो जाती है। और पता यह लगता है इन पुलिस वालों के द्वारा कि वो चाहते थे कि इन 8 पुलिस वालों ने जब एक बेगुनाह को मार मार के लहूलुहान कर दिया, उसकी जान चली जाती है, तो वो चाहते थे कि उनमें से किसी एक को मोहरा बनाकर, उसे बलि का बकरा बनाकर उसे दुनिया के सामने पेश किया जाए और ये बाकी जो पुलिस वाले हैं वो चैन की सांस लेकर, प्रमोशन पाकर, रिवार्ड पाकर बहुत ज्यादा वाहवाही कमाए। अब इन्हीं 8 पुलिस वालों में से इन्होंने एक सोचा कि किसी को मोहरा बनाया जाए। वो मोहरा बनता भी है। कौन है वो शख्स जिसकी नौकरी चली जाती है, लेकिन उसने एक फोन कॉल किया, एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसके बाद सीबीआई का तो दिमाग खराब हुआ ही हुआ। तमाम जिसके पास ये खबरें पहुंची उन्हें लगा कि यार पुलिस वाले कुछ इस तरीके से क्रूर का काम कर सकते हैं, इतना गंदा काम कर सकते हैं। कैसे उस जांच को दिशा बदलने की कोशिश की गई और जो असली आरोपी था, एक बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक बेहद ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन है कि कैसे सीबीआई एक गुड़िया रेप केस में, एक छोटी सी बच्ची का रेप होता है, उसके आरोपी तक कैसे पहुंचती है। इसलिए कहा जाता है ना कि सीबीआई एक प्रोफेशनल है और जो पुलिस जिस तरीके से काम करती है, जैसे गली कूचों में जो लड़के घूमते हैं, जो छपरी कहते हैं जो आम भाषा में, उस तरीके से इस केस में पुलिस वालों ने काम करने की कोशिश की है और सीबीआई ने आकर उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मारा और कहा है कि आप इस तरीके से काम करते हैं, लोकतंत्र में आपने उन लोगों की हत्या की है, उन लोगों के विश्वास की हत्या की है जिस तरीके से आपने बेगुनाह को पकड़कर उसे मार डाला है। पहले इस केस में हम ये जानेंगे कि सीबीआई असली आरोपी तक कैसे पहुंचे, लेकिन सीबीआई से पहले पुलिस वाले कैसे मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन पहले मेन आरोपी तक कैसे पहुंचे उसके बारे में जानते हैं, फिर तफसील से आपको बताएंगे कि जली हुई रस्सी को सांप कैसे बनाया जाता है। ये जो मैंने आपको कोट कहा, इसको ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है आपको। तो आज डिकोडिंग क्राइम में हम जिस गुड़िया रेप केस की बात करने वाले हैं, उसकी तफ्तीश जानकर, उसकी इन्वेस्टिगेशन जानकर पुलिस वालों की आपको पता लगेगा कि ये अब तक की
मैं यूँ कहूँ कि पूरे देश की अब तक की पुलिस इन्वेस्टिगेशन की सबसे शर्मनाक और झकझोरने वाली कहानी है। आप इस पूरी वारदात, इस पूरी केस स्टडी जो आज हमारे पास है, जो कोर्ट के ऑर्डर हैं, ये सारी जब देखने के बाद, इसे समझने के बाद आपको पता लगेगा कि आखिर कैसे जो पुलिस वाले हैं वो भरोसे के काबिल नहीं है। और कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि जब न्याय मिलता है तो परिवार वाले आरोप लगाते हैं कि नहीं, पुलिस ने सही से जांच नहीं की। तो ये उसका जीता जागता उदाहरण है, जो केस आज हम आपको बताने वाले कि पुलिस वाले किस हद तक नीचे गिर सकते हैं। और यहाँ पर हिमाचल पुलिस पर उस वक्त सोचे किस कदर सवाल उठा होगा, और अब भी जब इन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई है 8 के 8, जिसमें से IG रैंक के जो अफसर हैं वो तक शामिल है, DSP शामिल है, तो सोचिए कितनी ज़्यादा शर्मनाक ये उन्होंने कृत्य किया है। अब सबसे पहले ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको समझाती हूँ कि आखिर गुड़िया रेप केस क्या था, उस रोज़ हुआ क्या था, आरोपी कौन है और CBI तक ये केस कैसे पहुँचा। और हर बात पर CBI, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो हर कोई उसको कोसता है, CBI को हर कहीं पर एक तरीके से ताने मिलते हैं, लेकिन इस केस में CBI ने कैसे अपने आप को साबित किया और ये दिखाया कि पुलिस वाले अक्सर ऐसा करते हैं कि सबूत नष्ट कर देते हैं, और जब तक CBI तक ये केस जाता है, कोई भी केस जाता है, तो उनके पास इतने एविडेंस नहीं रहते। तो देखिए, दरअसल तारीख थी 4 जुलाई 2017। उस रोज़ उस छोटी सी बच्ची ने भी नहीं सोचा होगा कि वो अपने स्कूल से निकली थी और घर जा रही थी, तो उसके दिमाग में हर आम बच्चों की तरह यही होगा कि मैं घर जाऊंगी, मम्मी से मिलूंगी, आज खाने में ये बना होगा। उस बच्ची को ज़रा भी भनक नहीं थी कि एक भेड़िया एक जंगल में एक उस बच्ची का शिकार करने के लिए बैठा हुआ है। और अभी आपको मैं स्क्रीन पर एक जंगल भी दिखा रही हूँ और एक स्कूल दिखा रही हूँ। इसी स्कूल से गुड़िया, ये बदला हुआ नाम है उस बच्ची का, वो शाम को माफ़ करिएगा दोपहर के आसपास अपने स्कूल से जब निकलती है, उसके बाद वो जंगल के रास्ते की तरफ से घर की तरफ जाती है, क्योंकि हिमाचल शिमला की बात है, उस वक्त वहाँ पर जंगल वगैरह काफ़ी थे, 17 की बात है। इतना ज़्यादा जो है वहाँ उस जो एरिया, जिस एरिया की मैं बात कर रही हूँ, हालिया ये जंगल बताया जा रहा है, और उसमें ये कहा गया कि वहाँ पर इतना ज़्यादा रिहायशी इलाका नहीं था। अब जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ कि जब वो स्कूल से निकलती है तो ये वाला एरिया पड़ता है जंगल का। इसी जंगल पे घात लगाकर एक शख्स बैठा हुआ था, उसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो कौन है। वो शख्स बैठा हुआ था और उसने शराब पी हुई थी। अब जैसे ही बच्ची उस जंगल से गुजर रही होती है, वो बच्ची को अपने पास बुलाता है। छोटी बच्ची थी, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सामने वाला किस मकसद से उसे अपने पास बुला रहा है या फिर किस नज़र से उसे देख रहा है। बच्ची उसके पास जाती है, वो बच्ची को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, बच्ची चिल्लाई, किसी ने सुना नहीं, और इसके बाद वो घने जंगलों में इस बच्ची को लेकर जाता है। वहाँ पर उस गुड़िया के साथ बर्बरता के साथ रेप करता है और फिर उसका कत्ल भी कर देता है। एक छोटी सी बच्ची जिसको वो इस नज़र से देख रहा था और उसके साथ ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। अब जब एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा होता है तो इसके बाद जो भीड़ है, जो उस जगह के लोग हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाते हैं। और इसके बाद पूरे जो कहते हैं ना, एक बच्ची के साथ रेप हुआ, ऐसी कोई वारदात हुई है निर्भया के बाद से, वैसे ही देश में तमाम तरह के प्रोटेस्ट होने लग गए थे, तो हिमाचल में भी प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। जो आम जन है वो अपने घर से निकलकर सड़कों पर उतर आते हैं, वो इंसाफ की मांग करने लगते हैं। और इसके लिए जब वहाँ का प्रशासन देखता है, जब वहाँ का पुलिस स्टेशन में जब बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं, तब प्रशासन बोलता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए SIT का गठन किया जाए। अब कुछ पुलिस वाले चुने जाते हैं, कुछ DSP रैंक, IG रैंक के पुलिस वालों को चुना जाता है और कहा जाता है आपके अंडर हम 8-7 लोगों की टीम दे रहे हैं और ये आपकी SIT टीम होगी, और इसी के तहत आपको अब इस बच्ची का जो रेप केस है इसे सॉल्व करना है और आरोपियों को पकड़ना है। अब उसी में जो शख्स, जो आरोपी अब बने हैं पुलिस वाले, वो सारे उस टीम में शामिल होते हैं, जिसमें जो उनको लीड कर रहे होते हैं वो IG साहब होते हैं, जिसका जिक्र दीपक ने शुरुआत में किया, और आपने तस्वीरें भी देखी उनकी हंसते मुस्कुराते हुए जब उन्हें सज़ा मिल गई उसके बाद। अब जब SIT ये गठित हो जाती है, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। जो पुलिस वाले हैं उन्हें लगता है कि आखिर कैसे हम जो आरोपियों से पकड़ें। अब जन सलाब इतना था, आक्रोश इतना था कि लोग सड़कों पर उतर आए थे, तो उन सारे पुलिस वालों को लगने लगा कि हो ना हो अब केस जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा, और इसी जल्द से जल्द सॉल्व करना, मुझे अवार्ड चाहिए, मुझे बैज मिलना चाहिए, मेरे यहाँ पर मुझे ऐसा कोई अर्जुन अवार्ड या इस तरह का कोई अवार्ड मिलना चाहिए, मुझे बुलाया जाए, मुझे सम्मान दिया जाए। सबके मन में यही चीज़ आ गई थी कि हाँ, अब मुझे तमाम तरीके के जो अवार्ड है वो मिल सकते हैं, हम मीडिया के सामने जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जल्द से जल्द बताते हैं कि हमने आरोपी को पकड़ लिया है। ये हो गई होड़ अपने आप को बेस्ट साबित करने की। उन्हें लगा कि हम SIT वाले हैं, अब तो हम ही सब कुछ कर सकते हैं। और इस मकसद में जो पुलिस वाले हैं वो ये भूल गए कि एक बच्ची के साथ कितना गलत हुआ है, और आप एक
कैसे लोगों को पकड़ रहे हो। अब देखिए जो पुलिस वाले वो क्या करते हैं, दरअसल जंगल में, क्योंकि वो जंगल का एरिया मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे कई सारे ना लकड़हारे थे जो लकड़ियाँ काटते थे, उनका लकड़ी काट कर जीवन यापन होता था। तो ऐसे ही आसपास के उन्हें लगता है कि गरीब घर से किसी को भी उठा लिया जाए, ये पुलिस की मानसिकता थी, आप सुनते रहिए बड़े ध्यान से। तो गरीब घर के लोगों को चुन लिया जाए, तो ऐसे में वो 4-5 लड़के उठाते हैं, जिसमें राजू होता है, दीपक होता है, एक सूरज होता है जो नेपाल का रहने वाला होता है। तो ऐसे ही 5 लड़कों को उठा लिया जाता है। अब उन्हें उठाने के बाद लॉकअप में डाला जाता है, और इसके बाद जब बच्ची के साथ जो रेप हुआ था, आप यहाँ ध्यान रखिए, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट तो आएगी, जो सैंपल कलेक्ट किए। फॉरेंसिक रिपोर्ट माफ करिएगा, हिमाचल का ही एक जगह है जुग्गा फॉरेंसिक करके, वहाँ पर भेज दी जाती है पुलिस वालों के द्वारा। लेकिन उस फॉरेंसिक रिपोर्ट का वेट नहीं किया जाता जो 1 महीने बाद आती है। 4 जुलाई को रेप हुआ था और अगस्त में 8 अगस्त के आसपास जो है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले उससे पहले ही 5 लड़कों को पकड़ते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम लोग अपना गुनाह कबूल करो। अब जो लड़के थे वो बोलते हैं कि साहब हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना हमारी कोई गलती है, हम तो उस बच्ची को नहीं जानते, हम उस एरिया में थे नहीं, आप पता करवा लीजिए, आप फ़ोन डिटेल देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप पता कर लीजिए। अब जो आईजी साहब हैं, जैसे आपको दीपक ने बताया कि वो थाने में बैठते हैं, आप कुर्सी डालते हैं और सीधे ऑर्डर दे देते हैं अपने साथियों को, इन्हें मारो, जितना मार सकते हो उतना मारो। और इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है, इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है कि जो उसमें सूरज था, जो नेपाली बताया जा रहा है, उसकी मौत हो जाती है। और इस मौत हो जाने के बाद भी जो आरोप है वो किसी एक छोटे अफसर पर मढ़ दिया जाता है। कैसे मढ़ा जाता है वो भी आप समझना। लेकिन यहाँ तक पुलिस ने, जो सूरज है उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उससे पहले जो पुलिस वाले हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि देखिए हमने 5 आरोपियों को पकड़ा है और हो सकता है बच्चियों के साथ, इस जो बच्ची थी उनके साथ ये 5 शामिल हों, इन लोगों ने गैंग रेप किया हो। फिलहाल हम ये पुलिस ने बोला कि हम गैंग रेप की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इसमें एक शख्स है जो आरोपी है और हम जल्द से जल्द उसे सामने ले आएंगे। हमारे पास फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी है जो कि अगस्त में आई थी, और पुलिस वालों ने 4 जुलाई को रेप हुआ उसके 10 दिन के अंदर ही एक प्रेस रिलीज कर दी और एक जो कहते हैं मीडिया को बुलाकर बातचीत कर दी और सारी चीज़ें मीडिया में बता दी कि देखिए हमारे पास एविडेंस है, हमने आरोपियों को पकड़ लिया है। अब इसके बाद सूरज मर भी जाता है। अब जब सूरज की मौत हो जाती है तब जो आम जन थी वहाँ पे, जो जनता है, उसे लगता है कि पुलिस इसमें कुछ गड़बड़ी कर रही है, कुछ खेल कर रही है। और इसके बाद जो पूरा जनसैलाब है वो पुलिस थाने की तरफ मुड़ जाता है और फिर आगजनी की जाती है। हर एक शख्स का गुस्सा, हिमाचल के हर उस आदमी का गुस्सा पुलिस की ओर निकल रहा होता है, क्योंकि जो इनके घर वाले थे, जो राजू था, जो दीपक था, जो सूरज था, जिनको पकड़ा था, उनके घर वाले भी ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे हमारे साथ थे, वो उस बच्ची के साथ रेप कैसे कर सकते हैं। और इन्हीं सब पर जब जो जनसैलाब है वो पुलिस की तरफ बढ़ता है, पुलिस स्टेशन के जो विजुअल मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, आप देखिए अभी स्क्रीन पर, जब पुलिस स्टेशन तक लोग पहुँच जाते हैं, आग वगैरह लगाई जाती है, तब सरकार एक बार फिर से अलर्ट होती है और मांग की जाती है लोगों के द्वारा कि ये केस सीबीआई को दिया जाए। पुलिस ठप हो गई है, पुलिस के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा, एसआईटी फेल हो गई है। यानी जो एसआईटी अपने लिए मेडल की दरकार कर रही थी कि उन्हें मेडल मिले, उन्होंने प्रेस रिलीज कर दी, उन्होंने मीडिया को बुलाकर बता दिया, कॉन्फ्रेंस कर दी और बता दिया कि देखिए आरोपी पकड़ में आ गए, हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है, हम आपको जल्द बताएंगे आरोपी कौन है। तो अब उन पर सवाल उठने लगे और ऐसे में अब जो सरकार है उनकी तरफ से पूरा का पूरा केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। अब जब सीबीआई इस केस में आती है तो सीबीआई जब केस में आती है तो पहले कोर्ट वगैरह में बुलाया जाता है, उनसे जितना केस पुलिस के हाथ होता है उसके बाद आगे का सौंपा जाता है। तो वहाँ पर सीबीआई एक बात भी कहती है कि जनाब हमें लगता है कि जिस हिसाब से इस केस में जो सबूत हैं उनके साथ टेम्पर किया गया, जिस तरह से जो पुलिस ने इस केस को छेड़ा है, जिस तरह से पुलिस ने बेगुनाहों को पकड़ लिया है, उस आधार पर अब हमें लग रहा है हमारे लिए बहुत टेढ़ी खीर है असली कातिल को पकड़ना, असली रेपिस्ट को पकड़ना, लेकिन हम फिर भी पूरी कोशिश करेंगे। और इसके बाद आप भला मानिए उस सीबीआई का जिसने इस केस को सॉल्व किया, सीबीआई पूरी तत्परता के साथ इस केस में लगती है और फॉरेंसिक रिपोर्ट, एक हम बार बार आपसे कहते हैं जब भी हम ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन स्टोरी आपके लिए लेके आते हैं कि फॉरेंसिक एविडेंस सबसे अहम होते हैं कातिल को सजा दिलाने के लिए, और सीबीआई उसी फॉरेंसिक एविडेंस के तहत असली कातिल तक पहुंचती है। देखिए जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का पुलिस वालों ने इंतजार नहीं किया जो 1 महीने बाद आई, उसी रिपोर्ट का इंतजार बड़े इत्मीनान से सीबीआई करती है। जब अगस्त के महीने में रिपोर्ट आती है जुग्गा फॉरेंसिक से जो हिमाचल में है, उसके बाद उस रिपोर्ट को लिया जाता है और फिर सीबीआई उसे दिल्ली भेजती है। दिल्ली जब वो रिपोर्ट आती है तो ये पूछा जाता है कि आप बस हमें इतना बताइए कि जो जुग्गा फॉरेंसिक से रिपोर्टें आई हैं, फॉरेंसिक की जितनी भी जो सैंपल वगैरह थे, क्या वो सही है कि नहीं। दिल्ली की जो लैब थी वो सीबीआई को बताती है कि हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद जो सीबीआई है वो कातिल को पकड़ना शुरू करती है। वो कैसे होती है, तो दरअसल जिन लोगों को, जो ये शख्स थे जिन लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ा था, सूरज, दीपक, ये तो असली लोग थे ही नहीं, ये तो कातिल थे नहीं, कातिल था अनिल नाम का एक
शख्स, जिसका उर्फ अगर मैं नाम कहूँ या दूसरा नाम कहूँ तो है नीलू। अब ये कैसे पकड़ा गया, तो देखिए, होता दरअसल ऐसा है कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है, जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें एक बॉटल मिलती है बच्ची के शरीर के पास, यानी जहाँ बच्ची की बॉडी पड़ी होती है वहाँ पर एक बॉटल पड़ी होती है शराब की। आप पुलिस वालों को बॉटल ज़रूर मिलती है, लेकिन आप ये देखिए पुलिस वाले उसके तहत कोई कार्रवाई नहीं करते, उसके तहत आरोपी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, वरना वो उस बेगुनाह इंसानों को नहीं पकड़कर मारते। अब सीबीआई को जब वो सारे एविडेंस मिलते हैं तो सीबीआई सबसे पहले बॉटल कलेक्ट करती है, उस पर सलाइवा लगा होता है, जिस शख्स ने पिया होता है उसका सलाइवा होता है, उसको लेती है और फिर बच्ची की जो लाश होती है उस पर क्या क्या निशान थे, उससे पुलिस ने क्या क्या कलेक्ट किया था, तो उन्हें पता लगता है गर्दन पर ना दांत के काटने के निशान थे। अब सीबीआई यहाँ से कनेक्ट करती है डॉट्स और उनको समझ में आता है कि देखिए बच्ची के साथ जिस शख्स ने रेप किया उसने उसे गर्दन पर काटा और बॉटल भी वहाँ पर पड़ी है, तो जाहिर सी बात है उसने शराब पी है, उसके बाद ही उसने रेप किया है। तो वो जो सलाइवा है और जो बच्ची के गर्दन पे काटने के निशान है, हो ना हो उनका सैंपल मैच होना चाहिए। अब इसके लिए जो पुलिस वाले हैं वो सबसे पहले वो बॉटल का और बच्ची के उस पे जो दांत लगे होते हैं, दांत के निशान थे, वो भेजते हैं, माफ करिएगा सीबीआई भेजती है और चेक करवाती है। तो अब रिपोर्ट आती है कि हाँ, जो बॉटल पे सलाइवा का निशान है, जो वहाँ से सैंपल मिले और साथ ही साथ जो बच्ची के जो दांत काटे गए हैं उसमें जो मार्क मिले या उसमें जो सलाइवा मिला, जो भी सैंपल मिले वो सारे मैच होते हैं। अब मैच तो हो गए, लेकिन कातिल है कौन और वो सलाइवा और वो मैच है किसका? तो इसके लिए जो 250 लोगों की लिस्ट पुलिस ने बनाई थी उनको सीबीआई निकालती है और उनसे पूछताछ शुरू करती है। अब ऐसे में एक एक शख्स को बुलाया जाता है, सबकी सैंपलिंग कराई जाती है, लेकिन वो 250 के 250 फेल हो जाते हैं। यानी आप सोचिए, पुलिस ने जो लिस्ट बनाई थी वो सारे बेगुनाह थे, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था केस से, और उनमें से 5 लोग को अरेस्ट भी करती है पुलिस, उन्हीं को कातिल भी ठहराने वाली थी और उनको सजा भी हो जाती अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रहती। लेकिन अब सीबीआई यहाँ तक पहुँच जाती है कि हाँ, हमें एक सैंपल मिल गया, लेकिन आखिर आरोपी है कौन? तो अब ऐसे में सीबीआई के पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि देखिए, शराब पी गई है, वो देखती देसी शराब है, किस तरह के लोग पी सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन मिडिल क्लास से हैं, कौन गरीब घर से हैं, कौन उस ठेके पर जाकर शराब ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें तहकीकात है उतने एरिया में सीबीआई करती है। सीबीआई को फिर एक शख्स का पता लगता है, नीलू नाम के शख्स का पता लगता है कि वो चरवाहा है, गाय भैंस और जानवर चराने का काम करता है, और साथ ही साथ जो नीलू है वो शराब पीने का भी बेहद आदी है। अब ऐसे में पुलिस के लिए बहुत माफ करिएगा सीबीआई के लिए बहुत बड़ा ये सवाल बन गया था कि आखिर कैसे नीलू तक पहुंचा जाए या नीलू की सैंपलिंग की जाए। अब यहाँ पर पेंच फंसता है सीबीआई के पास कि नीलू तो भागा हुआ है, नीलू का कहीं पता नहीं चलता। लोगों से पूछताछ होती है तो बताते हैं हाँ, एक शख्स है जो ऐसी दारू पीता है, वो इस ठेके से खरीदता है, कई सारी चीज़ें जब सीबीआई को पता लगती है तो एक तुक्का, आप यूँ कहिए कि सीबीआई एक तुक्का लगाती है या उसके दिमाग में शक बैठ जाता है, वो करवाती है लीनिएज सैंपलिंग। अब लीनिएज सैंपलिंग अगर मैं आपको बताऊं तो वो होती है वंशावली सैंपलिंग। जैसे कि अगर आपके परिवार में कोई शख्स है, मान लीजिए किसी शख्स ने कोई अपराध किया, जैसे नीलू ने अपराध किया, वो भागा हुआ है, अब वो तो पुलिस को नहीं मिल रहा, लेकिन नीलू की फैमिली में जो लोग हैं, उसका भाई, उसके पिता, उसके दादा, उसके चाचा, इन लोगों से, यानी वंशावली जो चलती आ रही है, परिवारवाद जो चलता आ रहा है, उनमें से उनका डीएनए सैंपल लिया जा सकता है और मिलाया जा सकता है। अगर वो मिल गया तो सीबीआई का शक बिल्कुल पक्का, इसके बाद वो नीलू के पीछे लगेंगे और इसी लीनिएज सैंपलिंग से साबित होता है कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि नीलू है। दरअसल जो सीबीआई है वो अब सीधे पहुंच जाती है नीलू के गांव, पता लगाकर वहां पर उसके भाई के सैंपल कलेक्ट करती है, फिर उसको लैब में भेजा जाता है और बॉटल पे मिला सलाइवा, बच्ची के दांत पे मिला सलाइवा और भाई का जो सैंपल लिया जाता है, सारे मैच हो जाते हैं। अब इसके बाद सीबीआई की तफ्तीश आगे बढ़ती है और वो नीलू को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। हर जगह पता किया जाता है, हर तरीके से जांच पड़ताल की जाती है। अब तब सीबीआई को पता लगता है कि जो नीलू है वो उस क्षेत्र से, उस एरिया से ज़्यादा दूर नहीं भागा, क्योंकि पुलिस को सीबीआई को पता लग जाता है कि शायद वो इतना शातिर अपराधी नहीं है और उन्हें पता लगता है कि वो फ़ोन भी यूज़ नहीं करता। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि हो ना हो कल को, अब उसके पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, तो आने वाले वक्त में वो किसी आसपास के लोगों को फ़ोन कर सकता है। तो जितने फ़ोन बूथ थे वहाँ पर सीबीआई अपने शातिर लोगों को बिठा देती है, उनको ट्रेस करना शुरू कर देती है। और एक रोज़ ऐसा ही होता है कि फ़ोन बूथ से कॉल जाता है एक ठेकेदार को और कहा जाता है कि मेरा नाम फ़लाना फ़लाना नीलू है और मुझे काम की तलाश है। अब फ़ोन सारे ट्रेस हो रहे थे फ़ोन बूथ के। अब इसके बाद सीबीआई सीधे तौर पर वहाँ पहुँचती है और नीलू को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद फिर से जो डीएनए सैंपलिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर सीबीआई अपनी चार्जशीट दायर करती है और उसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि कैसे उन्होंने नीलू को पकड़ा, नीलू चरानी आखिर है कौन,
कैसे जो साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल मिलते चले गए, जो एविडेंस मिलते चले गए, उनके तहत एसआईटी कैसे पूरी तरीके से गलत इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और ऐसे करते करते जो पूरा मामला है वो खुलकर सामने आता है और सीबीआई को पता लगता है कि जो अपराधी है नीलू, ये नशे का बेहद आदी है और उसने नशे में ही बच्ची को देखा और उसके साथ ऐसा कृत्य किया। और इसके बाद ये 2 और महिलाओं के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने जा रहा था, लेकिन वो दोनों महिलाएं बच गईं। अब लगातार लंबा केस चलता है, कोविड का टाइम आ जाता है, इस वजह से केस में थोड़ा डिले होता है, लेकिन 28 अप्रैल साल 2021 को नीलू चरानी को जो कोर्ट है वो दोषी करार देती है और उसी के बाद 18 जून 2021 को इसी नीलू को, जो अपराधी है, इसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। अब एक तरफ बच्ची के साथ जिसने रेप किया उसे तो कैद हो गई, उसे तो उम्र कैद हो गई, लेकिन वो 8 के 8 पुलिस वाले जो अपनी पीठ थपथपाने के लिए बच्ची के रेपिस्ट को ना पकड़कर, बच्ची के कातिल को ना पकड़कर कुछ और ही अपने झूठे मूठे लोग पकड़कर ले आए, उन्हें मार भी दिया और उनसे ज़बरदस्ती ये कबूलवाने लग गए कि तुम ही ने रेप किया है, पेपर पर साइन कर दो, कोर्ट में कबूल कर लो ताकि उनको मेडल मिल जाए। आखिर उनका क्या हुआ, वो कैसे पकड़े गए और कौन है वो डीएसपी जो ये बार बार कह रहा था कि मामला हम अंदर ही अंदर सुलटा लेंगे, इसको आगे तक मत ले जाओ। कौन है वो संतरी जिसकी आवाज़ उठाने पर जो सिस्टम के खिलाफ जाकर लड़ा और जिसकी वजह से सिस्टम में रहने वाले जो 8 लोग हैं जिन्होंने इतना बुरा कृत्य किया, एक बच्ची के साथ रेप हो रहा था, उसके कातिल को छोड़कर वो दूसरों के पीछे लग गए, उन सबको बेनकाब किया और इसके बाद कोर्ट कैसे उन्हें सज़ा सुनाती है, अब आप पूरी चीज़ सुनिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और सुनवा दूं कि दरअसल जो गुड़िया के पिताजी हैं, एक बार आप उन्हें कैमरे पर सुनिए कि जब सीबीआई ने सारी चीज़ें साबित कर दी कि हाँ आरोपी कौन है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। ये एक पुरानी चीज़ है उनकी, जो जब ये पूरा केस हुआ था, जब सज़ा मिली थी, तब उन्होंने कैमरे पर कही थी, एक बार मैं आपको बताती हूँ। उनका कहना है कि वो सीबीआई की किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं है, अब हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, किसी का भी भरोसा नहीं रहेगा। हम पुलिस पे क्या, सीबीआई पे कौन भरोसा करेगा जब एक सिस्टम के ही सारे लोग सिस्टम के ही हैं, सीबीआई, पुलिस वाले, एसआईटी, ट्रैफिक पुलिस, हर एक जितने भी है सब सिस्टम का हिस्सा है। और अगर एक सिस्टम में कोई एक भी ऐसा होता है जो उठकर आए और गलत काम कर दे, तो फिर बाकी लोगों पर भी शक की निगाह रखना लाजमी है। और इसीलिए आप पिता की चीज़ें सुनिए कि पिता कैसे बार बार सीबीआई पर अब भी सवाल उठा रहे हैं। ये चाहते हैं कि भाई गुड़िया को न्याय मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी। 1 साल हो चुकी है गुड़िया को कि कोई न्याय नहीं दिया। सीबीआई को हमने सौंपा था ये केस कि भाई जल्दी से जल्दी करेगी। चलो टाइम तो लगता है, पुलिस वालों ने केस को उझाला है, हम भी मानते हैं इस बात को कि केस उझाला हुआ है कि असली गुनाहगार जो है वो नहीं आए। नीलू को लाया है, नीलू हम एक चरानी है, वो तो चरानी है, तो हमने बोला कि एक आदमी का काम नहीं है जी, ये खुलासा तो होना चाहिए जी। अगर ऐसे केस में खुलासा नहीं करेगी तो एक नीलू पर तो कैसे थोपा जाएगा। मर्डर भी करता है, रेप भी करता है, नीलू का काम एक आदमी का काम नहीं है जी। ऐसा अगर नीलू ऐसा काम करता तो 2.5 दिन में जंगलों में कहाँ रखता वो, लाश धुली हुई थी वो बिल्कुल, और उसके जो जुराब और क्लिपे कहाँ हैं फिर। अगर वो जंगलों में है तो वहाँ तो 7 कुत्ती थी, डेड बॉडी को खाते कोई भी नहीं था। ये तो थोड़ा ये हुआ कि डेड बॉडी जलाई गई। सीबीआई को डेड बॉडी जाती तो सीबीआई खुद जांच करती कि भी क्या कंडीशन है बेटी की। मैं बोल नहीं सकता, मैं देखा है अपनी बेटी को कि भाई जुराब तक नहीं रखे उन्होंने। उन जो दरिंदे थे वो नशीड़े थे, नशे में थे। वो नशा ऐसा था कि भाई बहुत बुरा नशा था, जिनको ये नहीं पता कि हमने क्या किया है, क्या करना है। सबसे इस केस को पुलिस वालों ने उझाला है। पुलिस को भी, चलो हमारे अक्स तो सब एक बराबर है, पुलिस है चाहे जो भी है। हिमाचल की पुलिस ने कोई भी काम नहीं किया ढंग से। आज हम भी ये सेंटर को केस जाना चाहिए, मोदी जी इसका रिजल्ट निकालना चाहिए सेंटर से, जो इससे बड़े हैं उनको आदेश दे। तो सुना आपने, पिता बहुत ज्यादा गुस्से में है सीबीआई से। उनका साफ तौर पे कहना है कि सीबीआई ने जांच ठीक से नहीं की है। अब ऐसा उनका सवाल उठाना वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने जो काम किया था उससे ठीक पहले वो हर किसी के मन में एक संदेह पैदा कर रहा था कि क्या सच में इन्वेस्टिगेशन सही से हुई है या नहीं हुई है। जिस तरीके से विनीता ने आपको समझाया कि सीबीआई ने जिस तरीके से अपना अप्रोच रखा इस पूरी केस में, फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करना, लीनेज सैंपलिंग करवाना, मतलब वंशावली निकालना,
अपराधी तक पहुंचना, बगल में जो शीशे के बॉटल रखा था उसकी सैंपलिंग करवाकर उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट देखना, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि जो सीबीआई है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन यहां पर जो हड़बड़ी थी, हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस थी उनमें होड़ मची हुई थी। होड़ ये मची हुई थी कि अभी मामला गर्म है, अगर हमने इस मामले को तुरंत सुलझा लिया तो हर कोई खुश हो जाएगा। हर अफसर या हर जो पुलिस वाला यही चाहता है कि उसके पास एक बड़ा केस आए जिसे वो तुरंत ही सॉल्व कर शर्लक होम्स बन जाए। और इसी शर्लक होम्स बनने के चक्कर में जो आईजी साहब हैं हुसैन जैदी साहब, जोहर एच जैदी, माफ कीजिएगा, जोहर एच जैदी, जो आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश के थे, ये पहले जब इनकी पूरा मामला आता है इनके अंदर एक टीम बनाई जाती है। मैं एक एक के नाम ले रहा हूं और वो नाम इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि ऐसे शैतानों के अगर हम नाम नहीं लेते हैं तो हमारी पर लानत है कि हम इन्हें पहचान नहीं पाए, हमारे समाज में रहकर कैसे बेगुनाह को जिंदगी तबाह करते हैं। पहले नाम जानिए फिर मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। जो आईजी साहब हैं जोहर एच जैदी, इनके साथ हैं डीएसपी मनोज जोशी, सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दीपचंद शर्मा, ऑनररी हेड कांस्टेबल मोहनलाल, ऑनररी हेड कांस्टेबल सूरज सिंह, हेड कांस्टेबल रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रनीत सटेटा। ये जो मैंने आपको नाम बताया, ये 8 पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ मेडल पाने के चक्कर में, प्रमोशन पाने के चक्कर में एक बेगुनाह की जिंदगी कैसे बर्बाद करते हैं। चलिए आपको उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। जली रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात है। अब देखिए होता ये हो कि जिस तरीके से गुड़िया का पता लगा कि रेप जैसी वारदात हुई है, लोगों ने हंगामा किया, देखिए गैंग रेप हो सकता है, तो ये पकड़ते हैं किसी ऐसे गरीब घर के लड़के को जो जिस पर अगर हम उन्हें गिरफ्तार भी कर लें तो कोई इल्जाम ना लगा सके, कोई पुलिस वालों पर सवाल ना कर सके। तो इसी तरीके से ये किसी लकड़ी काटने वाले जो मजदूर होते हैं उनके पास जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम जंगल के आसपास ही रहते हो, तुम ही ने यहाँ पर ये सारे काम किए होंगे। तो साथ ही साथ जो सूरज के साथ जो उसके लगभग 4 दोस्त और थे जो एक ही जगह काम करते थे, पांचों को उठाकर पुलिस सलाखों के पीछे बंद कर देती है। और जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्या करते हैं, थाने के अंदर चेयर पर टांग चढ़ा के बैठते हैं, अपने साथियों से कहते हैं कि इनकी जरा धुनाई कीजिए और इनसे मुंह खुलवाइए इनका, ये खो ना हो, यही आरोपी हैं, भाड़ में गया कोर्ट, भाड़ में गई ये सारी चीजें। ये जब तरीके से जो पुलिस वाले थाने के अंदर बैठकर खुद ही कोर्ट बन जाते हैं, खुद ही अपनी जो चीजें को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो उसमें जो इनके साथी थे, जो आईजी साहब के जो साथी थे जिनके मैंने नाम बताए, वो बहुत मारते हैं उस बेगुनाह सूरज को। इतना मारते हैं, वो कहते हैं कि बोलो कि तुमने उस गुड़िया का रेप किया है, मान लो, और तुम मान लोगे हम तुम्हें मारना बंद कर देंगे, नहीं तो तुम गरीब घर के हो, किसी को नहीं पता लगेगा। लेकिन सोचिए जब आईजी साहब अपने साथी उससे मरवा रहे थे तो एक संतरी था जो ईमानदार था, सिस्टम के अंदर रहकर आवाज उठाने वाला एक ऐसा शख्स था जिसे ये सारी चीजें बहुत बुरी लग रही थी। अब होता यूं है कि आईजी साहब तो अपने लड़कों से मरवा रहे थे, तो जो कांस्टेबल या कहें जो संतरी दिनेश था जो उस थाने के बाहर ड्यूटी दे रहा था, नाइट ड्यूटी दे रहा था, वो देखता है कि जबरदस्ती उससे बुलवाया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, और मार मार के जब उसकी जान निकल जाती है, संतरी सबसे पहला काम क्या करता है, फोन उठाता है अपने बॉस या कहें जो उस इलाके के डीएसपी हैं, कहते हैं कि डीएसपी सर, हमारे थाने के अंदर आईजी साहब ने अपने लड़कों के साथ मिलकर एक बेगुनाह की जान ले ली है और जानबूझकर उनसे वो चीजें निकलवाना चाहते हैं जो उस लड़के ने किया ही नहीं है। डीएसपी का जवाब क्या आता है, रुको तुम वहीं पर, मैं आकर इस पूरे मामले की छानबीन करता हूं। अब होता यूं है कि आईजी साहब को पता लग जाता है कि जान तो चली गई है। अभी 8 पुलिस वाले अपने अपने घर को निकल लेते हैं। डीएसपी साहब आते, डीएसपी साहब को लगता है कि अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए तो आईजी साहब की तो हुजूरी करनी पड़ेगी, आईजी साहब इतने बड़े अफसर हैं, अगर वो अपने यहाँ पर उन्हें तीसमार खान बनने की कोशिश की तो उनकी नौकरी पे बन आएगी और कल को उनका शायद प्रमोशन भी ना हो। तो इसलिए वो एक इंटरनल इंक्वायरी बैठाते हैं। इंटरनल इंक्वायरी से कहने का मतलब ये कि वो चाहते थे कि ये बात दूर तक ना जाए, ये बात अंदर ही अंदर वो किसी तरीके से सुलझा लें। अब डीएसपी साहब तो ये चाहते थे कि आईजी साहब की चाटुकारिता की जाए। अब इसमें जो संतरी है उसे कहा जाता है कि तुम्हारी निगरानी के अंदर एक आरोपी की मौत हो जाती है,
तुम्हारी गलती की, तुमने ड्यूटी ठीक से नहीं की है, इसलिए तुम्हें नौकरी से सस्पेंड किया जाता है। वो बार बार चिल्लाता रहा, चीखता रहा कि नहीं सर, मैं तो वही शख्स हूं जिसने बताया कि आईजी साहब ने अपने लड़कों से मरवाया है, मैं ऐसी चीजें क्यों करूंगा। लेकिन बार बार जो 8 पुलिस वाले थे, डीएसपी साहब जो खुद थे, वो इस जानबूझकर इसे मोहरा बनाते हैं, उसे सस्पेंड कर देते हैं। जो कांस्टेबल दिनेश थे, वो बार बार अपनी गवाही में बहुत सारे सबूत पेश करते हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। और इन्हीं लोगों की आवाज पहुंच जाती है सीएम तक। सीएम सीबीआई को जांच सौंपते हैं और सीबीआई फौरन एक्शन में आती है। सीबीआई के पास 2 केस, किसी तरीके से गुड़िया रेप केस को फौरन सुलझाया जाए, दूसरा कि कस्टोडियल डेथ कैसे हुआ इसकी जांच की जाए। तो जो रेप वाला केस था, वनिता ने आपको समझा दिया, अब मैं आपको समझाता हूं सीबीआई इस पूरे मामले को कैसे सॉल्व करती है। दरअसल सीबीआई सबसे पहले जो दीपक था उसका नार्कोटिक्स करवाती है और पूछती है कि क्या तुम इस गुड़िया रेप केस में मोहरे हो, क्या तुमने केस किया है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है। तो कहता है कि सर हम तो सेब बगाने काम करते थे, पुलिस वाले एक रोज आते हैं, मेरे और मेरे साथी को उठा कर ले जाते हैं और थाने के अंदर बहुत मारते हैं सर, इतना मारते हैं और कहते हैं कि जुर्म कबूल कर लो। हम तो ये बताना चाह रहे थे कि हम उस जगह पर थे ही नहीं, फिर भी पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हें जुर्म कबूल करना नहीं तो और मारेंगे, और बहुत मारा है सर। इसके बाद सीबीआई को शक होता है जितने भी लोगों को हिरासत में लिया गया था, बेगुनाह लोगों को, उनके मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं। पता लगता है कि जो गरीब घर से जो मजदूर थे, इन्हें बहुत बेतहा इंतहा दर्द दिया गया, इतना मारा गया और कहा गया कि जुर्म कबूल करो। ये बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है। सूरज जिसकी मौत हुई थी, उसकी बीवी सामने आकर कहती है कि मैं एक रोज अपने पहले पति से मिलने गई थी थाने के अंदर, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था सर उन्हें, और बार बार ये कहा जा रहा था कि मान लो तुमने गुड़िया के साथ रेप किया है, और इस पूरी केस को हिमाचल प्रदेश की पुलिस जानबूझकर एक गैंग रेप दिखाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद पुलिस वालों ने सोचा कि क्यों ना इस पूरे केस में जो मोहरा बनाया गया, जो संतरी जिसने अपनी आंखों से सारी चीजें देखी हैं, जरा उसको बुलाया जाए। जब संतरी को बुलाया गया और पूछा गया कि तुमने सारी चीजें क्यों नहीं बताई, क्या प्रॉब्लम थी, तो संतरी कहता है देखिए सर, मैं उस वक्त रात में ड्यूटी कर रहा था, आईजी साहब खुद आए थे, आईजी साहब ने अपने लड़कों से मरवाया और इस बात की जानकारी मैंने अपने बॉस डीएसपी सर को बताई थी। अब उन्हें लगता है कि आपके पास क्या प्रूफ है, तो बाकायदा कॉल रिकॉर्ड चेक किया जाता है। पता लगता है संतरी ने कॉल तो किया था, क्या संतरी ने ये बताने के लिए किया, क्या संतरी ने क्या बातें किया। तो फिर जो डीएसपी साहब हैं उनके फोन को जब्त किया जाता है और उस फोन में, डीएसपी सर के फोन में एक सेटिंग थी। दरअसल डीएसपी के फोन में जो भी फोन आता था उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती थी। अब ये बात शायद डीएसपी सर भूल चुके होंगे इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान पर, लेकिन सीबीआई को प्रूफ मिल जाता है कि संतरी दिनेश एक ईमानदार शख्स था जिसने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई, अपने बॉस को बताया कि देखिए कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके संतरी को सस्पेंड कर दिया जाता है। कॉल रिकॉर्डिंग मिल चुकी थी। इसके बाद डीएसपी भी घेरे में आ जाते हैं क्योंकि डीएसपी को सारी चीजें पता थी और जानबूझकर उसने ये लोगों को बताया कि देखिए कोई किसी और ने फ्रॉड किया, मतलब किसी और ने मारा है। इसके बाद आईजी साहब तक बात जाती क्योंकि आईजी साहब उस थाने के अंदर मौजूद थे। आईजी साहब से पूछा जाता है कि आईजी साहब जिस रोज कस्टोडियल डेथ हुई थी आप कहाँ थे। आईजी साहब बड़े इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, बड़े अफसर हैं, सितारे चमकते हैं उनके कंधे पे, उन्हें लगता है कि छोटे मोटे अफसर सीबीआई वाले कि मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। वो कहते हैं कि मैं तो उस जगह मौजूद ही नहीं था, मैं शहर से बाहर था। अब याद रखिए जो भी सरकारी गाड़ी थाने के अंदर आती है एक बकायदा रजिस्ट्री पर लॉग बुक बनाया जाता है कि किस गाड़ी की एंट्री कितने बजे हुई है, कौन सी गाड़ी कितने बजे बाहर गई है। उस रजिस्टर में आईजी साहब की गाड़ी, एक ही गाड़ी थी उनके पास, वो गाड़ी दिखाती है कि इतने इतने बजे वो थाने के अंदर आए हैं और इतने इतने बजे वो थाने से बाहर गए हैं। अब जब इससे पूछा गया आईजी साहब से कि सर हमारे पास लॉग बुक है उस थाने की, उसमें साफ तौर पर पता लग रहा है कि आपकी गाड़ी अंदर आई थी, फिर आपकी गाड़ी कुछ समय बाद बाहर चली जाती है, तो क्या आप थाने के अंदर मौजूद नहीं थे। आईजी साहब कहते कि अरे छोटा मोटा कांस्टेबल है, वो ड्राइवर है, वो कुछ भी भर देता है, वो तो अपनी एंट्री भरने के चक्कर में उसने दिखा दिया लॉग बुक के अंदर, पुरानी एंट्री उसने भर दी होगी, लेकिन मैं तो उस रोज गया ही नहीं था। अब लेकिन जब एक एक पुलिस वालों को हिरासत में लिया जाता है और तमाम जो सबूत थे वो एक एक कर खिलाफ जा रहे थे, इसके बाद जो आईजी साहब का जो फोन था उसे भी कस्टडी में लिया जाता है।
अब मिलता क्या है? देखिए, जो संतरी है उसे फंसाने के लिए जो इन 8 पुलिस वालों ने एक स्वांग रचा, स्वांग से मेरा कहने का ड्रामा रचा, ड्रामा ऐसा रचा, बाकायदा आईजी साहब अपने फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड करने की, छुप के वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और संतरी को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये जो संतरी को फंसाने की कोशिश में संतरी बार बार कहता है कि सर आप लोग तो थे वहां पर उस वक्त, आप ही लोगों ने मारा है, लेकिन आईजी साहब, डीएसपी साहब सब मिलकर उस संतरी पर इल्जाम मढ़ रहे थे। वीडियो बनाने का मकसद आईजी साहब का यह था कि कल को बात आगे निकलेगी तो इस वीडियो के जरिए वो बता देंगे कि संतरी ने ही मारा है, लेकिन यही वीडियो जो उनके फोन के अंदर मौजूद था, इतने बड़े अफसर के अंदर फोन के अंदर, यही एक सबूत और पुख्ता कर गया कि आईजी साहब इस पूरे केस में पूरी मिली भगत थी उनकी, उन्हीं के इशारे पे सारी चीजें हो रही थी। लेकिन याद रखिए 2017 का मामला था, फौरन ही आईजी साहब सस्पेंड हो जाते हैं, फिर एक नई सरकार आती है हिमाचल प्रदेश में, फिर वो सरकार हाल ही में 2023 में उन्हें दोबारा से आईजी की पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन 2024 या कहे 25 तक आते आते इसी साल 27 जनवरी 2025 को पता लगता है कि आईजी साहब के साथ ये जो पूरी टीम है जो इस वक्त सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, ये एक एक कर ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने सिस्टम का फायदा उठाने के लिए, जिन्होंने तानाशाही अपनाने के लिए एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें प्रमोशन मिल सके, उन्हें वाहवाही मिल सके, उनके कंधों पे सितारे और ज्यादा चमक सके, उन्हें अवार्ड मिल सके, और इसलिए वो किसी भी गरीब घर के लड़कों को उठाते हैं और सलाखों के अंदर इतना मारते हैं। ये एक ऐसा केस था जिसमें एक बेगुनाह की मौत हो गई और सारी चीजें बाहर आ गई। लेकिन याद रखिए कि ऐसे कितने केसेस होंगे, और इसके पहले, क्योंकि एक केस में तो पकड़े गए हैं, ऐसे पहले भी इन्होंने कितने केसेस किए होंगे जिसके बारे में बात बाहर आ ही नहीं होगी। क्या जो पुलिस केस सॉल्व करती है, क्या वो सच है, क्या झूठ है? क्योंकि एक जो आम इंसान है पुलिस पर भरोसा करता है, और जब ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां पे ऐसी चीजें पता लगती हैं कि किस तरीके से पावर का गलत इस्तेमाल कर कर पुलिस वाले जानबूझकर किसी को फंसाते हैं, तो अपने आप से सिर को शर्म से झुका देता है। लेकिन तब हमें वाहवाही करनी पड़ेगी सीबीआई के हर केसेस में नहीं, लेकिन इस केस में सीबीआई ने जिस इस तरीके से इस केस को सुलझाया, फॉरेंसिक एविडेंस को जुटाया, उन तमाम अफसरों की वाहवाही करनी पड़ेगी। हम इस केस में कह रहे हैं, तमाम जो आरजीकर केस है, जो तमाम जो अलग अलग केसेस है, उसमें कहीं ना कहीं चूक होती आई है सीबीआई से, हर केसेस में नहीं। लेकिन अगर सीबीआई अगर ऐसा जांच कर सकती थी, एक राज्य की एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, उनका तो फर्ज बनता था कि अच्छे से इस केस को सॉल्व करे, लेकिन नहीं, फटाफट और हड़बड़ी के चक्कर में उन्होंने जो इस पूरे केस का मटिया मेट किया, एक बच्ची की जो जिंदगी बर्बाद हुई, उसकी जिंदगी चली जाती है, उस केस में भी उसे सही से एक इंसाफ नहीं दिलवा पाए। लानत है उस राज्य की पुलिस पे, जब सेंट्रल से दूसरी टीम जाकर उस पूरे केस को सुलझाती है और उस राज्य की पुलिस उस केस को सुलझाने के लिए इतनी हड़बड़ी करती है। ये कहीं से भी जायज नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि लेट ही सही इंसाफ मिला, और इंसाफ खुद उम्र कैद है जिसने रेप किया, लेकिन ये जो 8 पुलिस वाले थे जिस बेगुनाह को मारा, ये 8 के 8 पुलिस वाले भी उस रेपिस्ट की तरह ही उसी की लाइन में खड़े हैं, उसी की जैसे खड़े हैं, उसी की तरह सलाखों के पीछे खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने आपको शुरुआत में दिखाया कि जो आईजी साहब की जो हंसते हुए जो वीडियो है, वो हमसे छिपी नहीं है कोई चीज़ें, कि जो बड़े बड़े अफसर हैं उनकी सलाखों के पीछे उनकी किस तरीके से खातिरदारी होती होगी, क्योंकि ये बड़े अफसर हैं, क्या सलाखों के पीछे भी उन्हें कोई ऐसे शान शौकत और ऐशो आराम तो आराम से मिलते ही होंगे, इसलिए वो शायद सजा मिलने के बाद भी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले में हमारी कोशिश थी कि आपको समझाएं कि जो खाकी वर्दी के पीछे कैसे इस केस को उन्होंने मटिया मेट करने की कोशिश की, फिर सीबीआई आती है और सीबीआई की बदौलत इस पूरे केस में गुड़िया रेप केस का असली का जो रेपिस्ट था, उसके बाद जो असली जो कातिल थे, क्योंकि 8 पुलिस वाले कातिल हैं, पुलिस वाले भी नहीं है, ना एक्स पुलिस वाले हैं, एक कातिल है जो एक शैतानी दिमाग के साथ, फितूर के साथ आए थे कि हमें कोई रोक ही नहीं सकता है। तो हमारी कोशिश थी कि इस टाइप के केसेस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको बताते रहें। तब तक देखते रहिए क्राइम तक। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी, जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।